आपको मालूम है कि महागठबंधन का लक्ष्य है 40 जगह बिहार में चुनाव जीतना। हम लोग चाहते हैं संकल्प के साथ हम लोग इस चुनाव को लड़ने के पूरे बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों की 40 में 40 जगह हो। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि जहां जहां चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया, उन चारों क्षेत्रों से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। हर तरह से वहां काफी अच्छी स्थिति हमारे उम्मीदवारों की है। आज जाना था महागठबंधन के 2 उम्मीदवार का नामांकन और सहयोग से दोनों उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों का नामांकन आज वहां हो रहा है। पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा जी उम्मीदवार है और पूर्वी चंपारण से कांग्रेस पार्टी के नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं डॉक्टर रणधीर प्रताप सिंह जी, उनका सुपुत्र आकाश सिंह, उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। दोनों तरह नामांकन आज हो रहा है। वही जाना है हेलीकॉप्टर से और फिर वहां से आकर यहाँ आपको मेरी उपस्थित होना था, फिर आगे का कार्यक्रम में लगा हुआ। लेकिन मौसम की खराबी, खासकर पटना में मौसम बहुत ठीक नहीं था, जिस वजह से किसी नेता का हेलीकॉप्टर आज वहां से सही नहीं सका। अफसोस है दोस्तों कि वहां जो नामांकन था वो बिहारी मीडिया में मेरी उपस्थिति वहां नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ से कार्यक्रम लगा हुआ है, इसके आगे आज रात भर का कार्यक्रम चलेगा। कोई बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए मैं आपके बीच नहीं उपस्थित हुआ हूँ। मैं सिर्फ आशीर्वाद आपसे मांगना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों ने यदि आशीर्वाद मुझको दिया तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हर तरह से आपकी सेवा करूंगा। पूरे इलाके के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। ऐसे भी आप अवगत हैं, हमने हमेशा संघर्ष किया। हम लड़ने फिरने वाले आदमी हैं। हम सत्ता से बाहर आते हैं तो भी संघर्ष करते हैं, सत्ता में जाते हैं तो भी जनता के सवालों को लेकर संघर्ष का नाम नहीं भूलते। सदन के अंदर भी संघर्ष, सदन के बाहर भी संघर्ष। हमने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश संघर्ष से ही बिताया। यह जो संघर्ष करने की आदत है, अगर आप सबों का आशीर्वाद मिलेगा, यह जो हमारी ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल करके आपकी पूरी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, शिक्षा के सवाल को लेकर हम भारत सरकार में मंत्री थे, मंत्री शिक्षा विभाग के थे, लेकिन फिर भी जो दिक्कत आ रही थी बिहार में गरीब बच्चों की शिक्षा में, उन मामलों को लेकर हमने मंत्री रहते हुए आंदोलन किया। हमारा मानना है कि गांव के जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी तकलीफ तब तक नहीं बदल सकती जब तक गांव में अच्छी शिक्षा उनको न मिले। एक समय था कि गांव के लोग, गरीब लोग, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझता था। हम लोग जिस समय विद्यार्थी थे, उस समय कोई गरीब आदमी से कहा जाए कि अपने बच्चा को स्कूल भेजिए, तो लोग कहते थे कि स्कूल भेज कर क्या करेंगे? किसी के खेत में जाएगा, मजदूरी करेगा तो 10 रुपया कमा कर लाएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज गांव का एक गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, वह भी अब सोचता है कि चलो मेरा जीवन जैसे तैसे कर लिया, कोई बात नहीं, अब मेरे बाल बच्चों का जीवन मजदूरी करते, ठेला चलाते, रिक्शा चलाते नहीं करना चाहिए। मेरे बाल बच्चा का भी यह हक है कि वो आगे बढ़े, उसके बदले भी सपना है।
लेकिन गरीब आदमी अगर सपना देखता भी है तो उसका सपना कैसे पूरा हो? जो पैसे वाले लोग हैं बहुत कठिनाई नहीं है। पैसे वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। कई उदाहरण आपको अगर मिल जाएंगे, जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में खुद नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते। खुद को पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालय में, लेकिन उनका खुद का बच्चा कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। प्राइवेट में जिसके पास पैसा है फीस दे सकता है अपने बच्चों को, वही लोग पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा अपने बच्चा? पैसा वाला लोग प्राइवेट में पढ़वाता है, और पैसा जिनके पास है उनके बच्चा अगर थोड़ा पढ़ने लिखने में पीछे भी रह गया, बहुत अंतर उनको नहीं पड़ता। उनके पास पैसा है, कुछ लोग धंधा करा दे, कुछ दुकानदारी करा दे, कुछ व्यापार करा दे, तो उनका जीवन तो चल जाता है। लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं, लेकिन आज उसके मन का सपना है कि मेरा बच्चा भी आगे बढ़े, उसके लिए तो एक ही उपाय है, अपने बच्चों को यदि शिक्षा देना चाहता है तो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेज सकता है। सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति? सरकारी विद्यालय में कहीं पढ़ाई लिखाई आने की कोई चीज नहीं है, बेंच टेस्ट तक नहीं है, बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती है, हर तरफ से टीचर का घोर अभाव है। जहाँ 15 शिक्षकों की जरूरत है वहाँ 5 शिक्षक है। ऐसी स्थिति में सरकारी विद्यालयों में क्या पढ़ाई हो सकती है? 15 वर्ष कोई कम समय नहीं होता। नीतीश जी 15 साल से राज कर रहे हैं। 15 साल में अगर नीतीश जी ने ईमानदारी से कोशिश की होती, विकास की बात तो रोज करते हैं नीतीश कुमार, उनके लोग उनको विकास पुत्र का संबोधित करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि विकास की बात करने से विकास नहीं हो सकता जब तक गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की स्थिति में सुधार न हो, तब तक विकास सिर्फ भाषण से विकास नहीं होगा, कहने से विकास नहीं होगा। सरकारी विद्यालय में अच्छी स्थिति करनी पड़ेगी। 15 साल में नीतीश जी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं होगा। बद से बदतर स्थिति होते चली गई। आज दिन शिक्षा की स्थिति गिरते जा रही। यही नहीं, पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय हम तो एनडीए में ही थे, पिछले चुनाव में हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ रहे थे। उस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हर जगह सभा में जाते थे और कहते थे कि हमारी अगर सरकार बनी दिल्ली तो बिहार के नौजवानों को यही कमाई का इंतजाम उनके लिए हो, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। बिहार के छात्रों को पढ़ाई के लिए नहीं बाहर जाना पड़ेगा, हम यही व्यवस्था करेंगे। बिहार के जो गरीब लोग हैं इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही व्यवस्था करेंगे। कहते थे नरेंद्र मोदी, जब बिहार में कमाई दवाई और पढ़ाई तीनों चीज का इंतजाम नहीं करेंगे। लेकिन 5 वर्ष तक मौका मिलने के बावजूद इन्होंने क्या किया? बिहार के नौजवानों को आज भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अपने प्रदेश अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश से जाके तो बड़ा काम करने के लिए हमारे यहाँ का हमारे घर का नौजवान, आपके घर का नौजवान दूसरे प्रदेश में जाए, अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन अपना पेट पालने के लिए कोई नौजवान अगर बाहर जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है और वहाँ जाकर अपमानित होता है, वहाँ जाकर के हर तरह से प्रताड़ित होता है, लेकिन जाने की व्यवस्था होती जा रहा है। आज भी पलायन नहीं रुका है नौजवानों का, मजदूरों का बिहार से। तो कमाई के बारे में जो वादा उनका था पूरा नहीं है। उन्होंने दवाई के बारे में वादा किया। हम लोगों की आवाज को दिल्ली में भीड़ लग जाती है। बड़ी संख्या में बिहार के गरीब लोग इलाज के लिए, गरीब आदमी के घर में किसी को अगर एकदम भी बीमारी हो जाए तो बिहार में कहीं इलाज नहीं, प्राइवेट में कहीं है नहीं, तो गरीब आदमी पैसा दे नहीं सकता। सरकार की इंतजाम होता है कि पैसा नहीं लगता है, और इसके लिए बिहार में कोई जगह नहीं। दिल्ली जाता है, दूसरे राज्यों में जाता है, दिल्ली में लोग ये तक आ जाते हैं। दिल्ली में जितने पेशेंट एम्स में या बाकी सरकारी अस्पतालों में आते हैं, उसमें 70% से ज्यादा बिहार का गरीब लोग होता है। तो बिहार के लोगों को यदि इलाज का यहाँ पे इंतजाम है, उनको इस काम के लिए बाहर जाना पड़ता है।
जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, इस मामले में और भी पूरी स्थिति अगले वर्षों में नीतीश कुमार जी ने तमाम विद्यालयों को भोजनालय बनाकर रख दिया है। मास्टर साहब को कहा जाता है, मास्टर साहब खिचड़ी का हिसाब रखिए। मास्टर साहब का जो बिल्डिंग बन रही स्कूल में, उसकी ईंट और बालू का हिसाब रखिए। अब मास्टर साहब बेचारे ईंट बालू और खिचड़ी का हिसाब रखे हुए पढ़ाने का काम करें। हम लोग जब विद्यार्थी थे, उस पर बाहर से कोई पदाधिकारी स्कूल में आता था, जिस दिन आना रहता था तो मास्टर साहब डरे हुए रहते थे कि पता नहीं वो अधिकारी आवेगा और किस क्लास में जाकर किस विद्यार्थी से कौन सवाल पूछ लेगा। अगर ठीक से जवाब विद्यार्थी नहीं दिया तो मास्टर साहब क्लास में जाते थे, मास्टर साहब को डांट पड़ जाती थी। लेकिन आज कोई पदाधिकारी आता नहीं है स्कूल में तो मास्टर साहब इस बात से नहीं डरते कि पढ़ाई लिखाई की स्थिति के बारे में अधिकारी पूछ लेगा। वास्तव में अधिकारी स्कूल में जाकर पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, बच्चों को किताब शिक्षक मिली कि नहीं मिली, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। अधिकारी आता है तो पूछता है मास्टर साहब खिचड़ी का हिसाब कहाँ है बताइए, मास्टर साहब चावल का हिसाब कहाँ है, दाल का हिसाब कहाँ है बताइए। हम यह नहीं कहते कि चावल दाल बंद कर दिया जाए, बच्चों का भोजन बंद कर दिया जाए। बच्चों का भोजन भी बंद नहीं होना चाहिए। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए भोजन की भी जरूरत है, भोजन भी हो, खिचड़ी भी उनको मिले। लेकिन खिचड़ी खिलाने का काम मास्टर साहब के जिम्मे न रहे, कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए लगाया जो खिचड़ी बनाए हिसाब रखकर खिलाए। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, तो मास्टर साहब से पढ़ाने का काम करें। हम क्या चाहते, ऐसी व्यवस्था हम चाहते, और ऐसी व्यवस्था के लिए पटना की सड़कों पर हमने अपने साथियों के साथ आंदोलन किया। हम गए थे पटना की सड़कों पर आंदोलन कर, और वहां जाकर हमारे साथी शांतिपूर्वक तरीके से आगे जा रहे, वहां हम यही कहने गए थे कि महामहिम को कहने गए थे, राज्यपाल महोदय को कहने जा रहे कि राज्य की सरकार को निर्देशित कीजिए ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से हम लोग की पिटाई, अगर हमारे साथी उस दिन नहीं होते, अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने उसको बचाया, नहीं बचाने का काम हमारे साथी ने किया होता, शायद उस बार भाषण देने के लिए आपने विकास करा नहीं होता। तो संघर्ष करना हमेशा हमें संघर्ष किया जनता के सवालों को लेकर। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार चाहे दिल्ली वाले हो चाहे पटना वाले, ऐसे कामों को क्यों नहीं लेते। अब आप सब लोग से गुजारिश करने आए, हम लोग सिर्फ वोट दे रहे हैं, मौका मिलने पर करके भी दिखाना चाहते। अब तो महागठबंधन की जो ताकत है, महागठबंधन के स्वरूप को आप गौर से देखिएगा तो पूरे समाज की तस्वीर इसमें नजर आएगी। लालू यादव जी ने महागठबंधन का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया है। लालू जी के आशीर्वाद से महागठबंधन बना, और बिहार की सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे दिल्ली वाले हो, दोनों ने मिलकर महागठबंधन की ताकत को कम करने की निरंतर साजिश। पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को परेशान करने की साजिश, पिछली बार मैं तो कहता हूँ 7 से रुक गया, 790 नीतीश कुमार द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते अगर राष्ट्रीय जनता दल का साथ उनको नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल का लालू यादव जी का साथ मिला, तेजस्वी यादव का साथ मिला, सत्ता में चले गए, और सत्ता में जाने के बाद तेजस्वी यादव को ही बेइज्जत करके हटा देने का काम किया। पूरे परिवार के लोगों का नाम मुकदमा में दे दिया। इनके हाथ में दिल्ली की सरकार है, सीबीआई है, जांच की सारी एजेंसियां है। बिहार की सरकार के हाथ में, भगवान न करे दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी में बने, अगर दोबारा सरकार बन के भूल से लालू यादव जी के परिवार को तंग और तबाह कर देने का काम करेंगे। तमाम उनके परिवार के लोग का नाम मुकदमा में दिया है, किसको पकड़ कर जेल भेजने की पता नहीं। हर तरह से उन्हीं का वोट लिया, कांग्रेस का साथ लिया, और कांग्रेस का ही नुकसान करने में लग गए, कांग्रेस को ही बर्बाद करने में लग गए, लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल को ही बर्बाद करने में लग गए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से तेजस्वी यादव को बेइज्जत करके हटाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर किया, तो सरकार में शामिल थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। नीतीश जी
कि मंत्रिपरिषद में आरजेडी के लोग शामिल थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ न कुछ आरोप लगाने का काम करते थे। जो आरोप लगाया जाता था बीजेपी के लोगों के द्वारा, उसका कागज कहां से आता था? कागज सब एक करके माननीय मुख्यमंत्री आवास से आता था। तो सरकार में जिसके पद में बैठे हुए थे उसी के खिलाफ कागज सप्लाई करके दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर तरह का कृत्य कर रहे थे। एक तरफ साथ और दूसरी ओर प्रसार करने का काम हम आपसे कहने आए हैं। लालू यादव जी ने महागठबंधन बनाकर जो प्रयोग किया है, इस लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ नहीं, इस लोकसभा चुनाव के लिए तो है ही, अगले साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। ज्यादा देर नहीं है, अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। और मैं आपको यकीन दिलाकर कहना चाहता हूँ, भले तेजस्वी यादव जी को नीतीश जी ने बेइज्जत करके हटा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी और महागठबंधन एकजुटता के साथ खड़ा है। अकेले राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, अकेले तेजस्वी यादव नहीं है, महागठबंधन में जितना नाम मांझी मुकेश कुशवाहा खड़ा है लालू जी के साथ, तेजस्वी के साथ। इसलिए आपने बेइज्जत करके हटाया है, बेइज्जत करके हटाया है। अगले साल जो चुनाव होगा और हम लोग आ रहे हैं आपको नीचे उतारने का, महागठबंधन को वहां बैठाने का काम करें। लालू जी का जो प्रयोग है, इस प्रयोग को वहां तक ले जाने का काम करना है। लेकिन यह प्रयोग वहां तक कैसे जाएगा? वो तो फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच विधानसभा का होगा, उसके पहले लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल है। और टीम फाइनल में जाती है, वो टीम फाइनल में खेलती है जो टीम सेमीफाइनल में जीतती है। सेमीफाइनल में अगर कोई टीम न जीते तो फाइनल में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वहां से हारने का प्रश्न क्या पैदा होगा। इसलिए हम कहने आए हैं कि सेमीफाइनल में महागठबंधन को जिताइए, फाइनल में निश्चित रूप से नीतीश कुमार को नीचे उतारेंगे। इस तरह से और हम लोग फिर से बैठाने का काम करेंगे। आपसे यही कहने आए, ये जो प्रयोग है इस काम के लिए प्रयोग है। हमने कहा कि हम लोग सिर्फ बोलते नहीं है, मौका मिलेगा तो करके भी दिखाएंगे। सरकार बनेगी बिहार में, निश्चित रूप से सरकार बनेगी, और जो सरकार बनेगी उस सरकार के माध्यम से जिन सवालों को आज हम उठाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के सवाल को सबसे पहले बनने वाली सरकार निर्णय करेगी। अपनी कलम से पहला निर्णय होगा, उस निर्णय के माध्यम से गांव के गरीब बच्चों के लिए कैसे स्कूल में पढ़ाई शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। हर तरह से करेंगे, स्वास्थ्य की सेवा को ठीक करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिले, मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए हर तरह का इंतजाम हो, उद्योग धंधा की स्थापना हो, किसी क्षेत्र का विकास होगा, नौजवानों को दूसरे लोगों को रोजगार अधिक से अधिक किसी क्षेत्र में मिल सकता है। तो हर तरह से हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। यह जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन में जो स्वरूप है पूरे समाज की तस्वीर आपको नजर आएगी। इस महागठबंधन में लालू यादव जी की अपनी ताकत है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का साथ तो पहले से है ही। अति पिछड़ा समाज को लड़ते हुए नेता मुकेश सहनी जी, संग्राम सलाम, उनकी ताकत जुड़ गई है, और इसमें जितन राम मांझी जी की ताकत जुड़ गई है। अब इतना जुड़ने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं थी इस महागठबंधन को पीछे करने का काम करे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने आए, तमाम जाति धर्म के लोगों से कहने आए, आइए आप सब लोग मिलकर एक वोट महागठबंधन को देने का काम कीजिए। तमाम लोगों से मेरे आज है, दलित भाई हो, पिछड़े भाई हो, पिछड़े भाई, सभी लोगों जनसंख्या समाज के वर्ग हो या ऊंची जाति के जो न्याय पसंद लोग हैं, सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वाले न तो समाज की किसी वर्ग के लिए, दिल्ली वाले कहने के लिए, दिल्ली में जो बड़े क्षेत्र के लोग हैं कहने के लिए कहेंगे कि हम समाज के विशेष वर्ग का ख्याल रखते, भैया आप किसी का ख्याल रखने वाले नहीं है। दिल्ली वाले किसी का ख्याल रखने वाले नहीं है, दिल्ली वाले सिर्फ आरएसएस की बात करेंगे और किसी का ख्याल रखने वाले नहीं है। अगर बातों से समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला कोई संगठन है, दलित बातों को ख्याल रखने वाला, महादलितों का ख्याल रखने वाला, अति पिछड़ा समाज के लोगों का ख्याल रखने वाला, ऊंची जाति के गरीब लोगों का ख्याल रखने वाला अगर कोई संगठन है
उस संगठन का नाम महागठबंधन है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये वोट दीजिए। मैं विशेष रूप से विभूतिपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज वो विभूतिपुर पिछला जो रिकॉर्ड रहा है चुनाव का, उसके हिसाब से यहाँ के लोग एक तीसरी जगह वोट देते रहे, न जीतने वाला के पक्ष में, न हारने वाला के पक्ष में, न 1 नंबर के पक्ष में, न 2 नंबर के पक्ष में। 3 नंबर पर कब तक वोट देते रहेंगे, क्या कोई अर्थ नहीं है। 3 नंबर पर वोट देना और मरते सपना कुछ और देखना, आपका सपना तभी पूरा होगा जब जीतने वाला उम्मीदवार के पक्ष में आप मतदान करने का काम कीजिए। तीसरी जगह फेंकेगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कुछ लोग यह बात ठीक है, जब अधिकांश लोग जिन लोगों ने पिछली बार किया था तीसरी जगह वोट, इस बार नहीं लेंगे, मुझको मालूम है। लेकिन एक दुआ के लिए लोग देना चाहते हैं, पर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो लोग 2-4 आदमी देना चाहते व्यक्तिगत बातचीत में तो बहुत अच्छी बात करेंगे, कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगे बढ़े, तो बढ़ाना चाहते हैं और वोट दीजिएगा तीसरी जगह। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहाँ आगे बढ़ पाएगी? आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने का काम कीजिए। इस क्षेत्र में भी बगल में समस्तीपुर में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, वहां कीजिए। बेगूसराय में लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, खगड़िया में मुकेश सहनी जी खूब लड़ रहे। जहाँ जहाँ महागठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने का काम कीजिए। मैं तमाम लोगों से अपील और आग्रह करना चाहता हूँ, तीसरी जगह वोट मत बर्बाद कीजिए। तीसरी जगह वोट बर्बाद कीजिएगा तो उसका नुकसान होगा अंतिम रूप से समाज का। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, एक कीमती वोट तमाम जाति धर्म के लोगों से अपील है। हम लोग का चुनाव चिन्ह है छत का पंखा, छत का पंखा, छत का पंखा। आप सब लोग अवगत है, परिचित है। मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जाइए घर में माताएं बहनों को समझाइए, मशीन पर खोल लेंगे लालटेन छाप को, लालटेन को नहीं मिलेगा, क्योंकि गठबंधन है, दोस्ती है। हम लोग जहाँ लालटेन छाप नहीं रहेगा वहाँ पंखा छाप नहीं रहेगा, जहाँ हाथ छाप रहेगा वहाँ लालटेन नहीं रहेगा। मतलब सब छाप में से कोई एक ही छाप जो महागठबंधन का है, महागठबंधन में जो पार्टी है उसमें से कोई एक पार्टी का उम्मीदवार होता है। इसलिए छाप इस चुनाव क्षेत्र में लालटेन नहीं मिलेगा मशीन पर। माताएं बहनों को जरा ठीक से समझाएंगे, लालटेन न खोजे, वहाँ छत का पंखा मिलेगा। लालटेन के बदला मेरी छत का पंखा रहेगा। छत का पंखा निशान के सामने के बटन को सब लोग मिलकर दबाइए और भारी मतों से जिताकर भेजने का काम कीजिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मशीन पर जब वोट देने आप जाएंगे वहाँ पंखा छाप भी आपको नजर आएगा, हम लोग का छाप भी नजर आएगा और साथ ही साथ जो विरोधी हम लोग हैं उनका छाप भी नजर आएगा। दोनों छाप नजर आएगा। पंखा छाप के बटन को दबाइएगा तो इससे अमृत निकलेगा, इससे संजीवनी निकलेगा। अगर विरोधी हम लोग के विरोधी है उनका दबा दीजिएगा तो उससे जहर निकलेगा, विष निकलेगा। अमृत निकालना हो तो पंखा छाप दबाइए, जहर निकालना हो तो उनका जो छाप है आरएसएस वालों का उन छाप को दबाने का काम कीजिए। लेकिन याद रखिए, यही जो अमृत है पंखा के बटन को दबाइएगा अमृत निकलेगा, यही अमृत उपेंद्र कुशवाहा और लालू यादव जी को भी मिलेगा। अगर जहर निकलेगा तो वही जहर उपेंद्र कुशवाहा और लालू यादव जी को भी मिलेगा। इसलिए आप सब लोग ये अमृत निकालिए, अमृत निकालिए ताकि महागठबंधन भी ताकतवर हो और आपका जो काम है, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी हम लोग मिलकर हल निकाले। यही निवेदन करने के लिए हम आपके विचार थे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त।